भूमि की खबरों की भी कर लेते हैं तो पहाड़ों में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है। जहां पहले ऊपरी इलाकों में पानी जम रहा था तो वहीं अब निचले इलाकों में भी पानी जमने की कगार पर है। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि धूप खिलने से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह शाम के ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो भीषण ठंड से नदी और झरने जम रही हैं। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी हो सकती है और देखा जा रहा है कि पहाड़ों में ठंड बढ़ती ही जा रही है। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइएगा, लगातार देखा जा रहा है कि सर्दी का सितम जारी है और पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर भी जारी है, ठंड बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट है? मौसम की बात करें तो 12 दिसंबर के बाद पहाड़ों में न बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी, जिसकी वजह से लगातार सूखी ठंड बढ़ती चली जा रही है। और अब जो ऊपरी इलाके थे यानी कि 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर जहां पहले पानी जम रहा था, तो वहीं अब निचले इलाकों में भी यानी कि 1000 से लेकर 1500 की फीट की ऊंचाई पर जो इलाके हैं, चाहे हम जोशीमठ की बात कर लें या गोपेश्वर कर्णप्रयाग की बात कर लें, सभी जगहों पर सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और उसकी वजह से कई जगहों पर पानी भी जम रहा है, ओस भी जम रही है। तो जो सूखी ठंड है वो पहाड़ों में लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से लगातार जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब थोड़ी सी पहाड़ों में धूप निकल रही है तो लोगों को जरूर राहत है, लेकिन सुबह शाम का जो तापमान है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन अभी भी मौसम साफ है और धूप खिली हुई है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। अल्मोड़ा के मॉल रोड को सीवर लाइन डालने के लिए बंद किया गया है, जिससे कि रोडवेज की बसों का संचालन अब नए बस अड्डे ओवर मॉल रोड से हो रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि बसों में यात्रियों की संख्या में कमी होने से परिवहन निगम की आय घट रही है और इसके साथ ही जल निगम का काम एक जेसीबी मशीन लगाकर कछुआ गति से चल रहा है, जिसे पूरा होने में कई सप्ताह बीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। स्कूल बसों सहित अन्य वाहनों को कई किलोमीटर घूमकर यात्रा करनी पड़ रही है। अल्मोड़ा से हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़े। किशन, जरा बताइएगा, देखा जा रहा है किस तरीके से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उस रास्ते को बंद करने से देखा जा रहा है कि जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल चांदनी, अल्मोड़ा की माल रोड अल्मोड़ा की आत्मा है, क्योंकि यहाँ से ही सब आवागमन होता है, चाहे परिवहन निगम की बसों का हो या केएमयू की बसों का हो या छोटी टैक्सियों का। लेकिन जब रोड बंद किया गया तो एक जेसीबी के सहारे से जल निगम काम कर रहा है, जिसको काम करने में अभी भी कई सप्ताह लग सकते हैं। 10 दिन बीतने के बाद भी वो 100 से 150 मीटर जो है सीवर लाइन डाल पाया है। 800 मीटर से अधिक सीवर लाइन डालनी है। अब उसे जो है सिर्फ एक जेसीबी चला रखी। कई बार जो है लोगों ने मांग किया है कि 2 या 3 जेसीबी लगाकर फटाफट काम को किया जाए, क्योंकि मुख्य मार्ग हैं अल्मोड़ा का मुख्य शहर में जो है प्रवेश पूर्ण रूप से बंद हो गया है। परिवहन निगम की बसों को जो है नीचे लोअर माल रोड जो नया बस अड्डा बना है वहां से आवागमन करना पड़ रहा है। वहां जाने के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जो केएमयू की बसें चलती थी बस अड्डे से, वो पूर्ण रूप से बंद है, सिर्फ हल्द्वानी के लिए वो संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही जिसे जो है अपने कामों के लिए विकास भवन की तरफ को या अन्य मार्गों को जाना होता है, वो जो है काफी किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ रहा है। कहीं न कहीं जो है जल निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि जब लंबे समय से जब स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं, जब सड़क को बंद कर रखा है, तो अधिक जेसीबी लगा के, अधिक मजदूर लगा के क्यों नहीं सीवर लाइन को डाला जा रहा है। कहीं न कहीं इनकी घोर लापरवाही है। चांदनी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए किशन। ऊर्जा निगम बकाया बिल वसूली के लिए लगातार अभियान चला रहा है। आपको बताते हैं कि दिसंबर महीने में 100 करोड़ से अधिक का बकाया ऊर्जा निगम ने वसूला, लेकिन इसमें 150 उपभोक्ताओं ने करीब 2.5 करोड़ के बाउंस चेक थमा दिए। वहीं पर ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। अधीक्षक अभियंता अमित कुमार का कहना है कि जब उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाते हैं तो वो अपने बचाव में उस समय चेक थमा देते हैं, लेकिन अब बाउंस हो गए हैं। फिलहाल जिन उपभोक्ताओं के चेक बाउंस हुए हैं उनसे 3 महीने तक चेक के माध्यम से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा उपभोक्ता ऑनलाइन के माध्यम से अपने बिल जमा कर सकते हैं, ताकि उपभोक्ताओं के साथ साथ विभाग को कोई परेशानी नहीं हो। ऊर्जा निगम का जनवरी महीने का 187 करोड़ का वसूली का लक्ष्य रखा गया है। डिस्कनेक्शन टाइप पे जाते हैं लोग तो चेक दे देते हैं और चेक बाद में बाउंस हो जाते हैं। तो उसके बाद ये है कि जिनके बाउंस होते चेक उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी
चेक से फैसिलिटी है वो 6 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। करीब 2-2.25 करोड़ के चेक बाउंस हुए थे और उपभोक्ता होंगे 100-150 करीब होंगे, और वो सही फिगर तो एक्शन बताएंगे, लेकिन उस पर कार्रवाई होती है। और रुड़की से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जरा बताइएगा, देखा जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर 150 उपभोक्ताओं ने जो बाउंस चेक थमाए थे, उसके बाद अब बताया जा रहा है किस तरीके से जो बकाया है वो लिया जाएगा उन उपभोक्ताओं से। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला ऊर्जा निगम का है। ऊर्जा निगम लगातार जो बिल वसूली का जो अभियान है वो लगातार चला रहा है, देहात क्षेत्रों में चला रहा है और अन्य जगहों पे जहां बिल बकाया अभियान चला रहा है। पिछले महीने जो ऊर्जा निगम ने लगभग 100 करोड़ का जो बिल था वो वसूला था। इसके बावजूद जो 100 से और 150 उपभोक्ता थे, इन्होंने अपने कनेक्शन बचाने के चक्कर में लगभग 100 से अधिक जो कनेक्शन वो है बाउंस चेक हैं वो थमा दिए, जिससे ऊर्जा निगम को भी नुकसान हुआ। और ऊर्जा निगम ने साफ इन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके बाद इनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, इनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ऊर्जा निगम लगातार अभियान चला रहा है ताकि जो उनका बकाया बिल है उसको वसूला जाए। लेकिन ये एक सबसे बड़ी परेशानी नगर निगम ऊर्जा निगम के लिए भी है कि जिस तरीके से वो बिल वसूलता है और जो उपभोक्ता है उसके बावजूद इस तरीके के जो बाउंस चेक हैं, लगभग 150 उपभोक्ताओं ने जब बिल जमा किए तो वो चेक बाउंस हो गए, जिससे ऊर्जा निगम में भी ये एक नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं ऊर्जा निगम के, उनका साफ कहना है कि इस बार यदि कोई भी इस तरीके का कोई उपभोक्ता है वो फिलहाल 6 महीने तक जो जिन लोगों के चेक बाउंस हुए हैं उन लोगों का चेक नहीं लिए जाएंगे और उनका बिल जमा नहीं किया जाएगा, उनका कनेक्शन साफ काटने की चेतावनी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय ने नवगठित उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक हुई है, जिसमें कि मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बोर्ड और कार्य समिति की संरचना के साथ ही 10 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस कोष के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। और सीएम धामी ने कहा है कि जिन उद्देश्यों के लिए इन बोर्डों का गठन किया गया है उसके परिणाम शीघ्र ही धरातल पर दिखाई दें और इसके लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ कार्य किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर के साथ वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए प्रदर्शन के विभिन्न स्थलों के चयन को प्राथमिकता दी जाए। उत्तराखंड में 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव हो सकते हैं। सचिव शहरी विकास ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है। हाईकोर्ट ने सचिव का ये बयान रिकॉर्ड कर लिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया कोर्ट में पेश हुए, जहां पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि राज्य में जुलाई 2024 से पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख जो है वो 16 अप्रैल दी है। 2 दिसंबर को राज्य में निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव कराने के बजाय भी प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई थी। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सचिव शहरी विकास प्रस्तुत हुए थे और उनके इस आश्वासन के साथ कि 6 महीने के भीतर जो निकाय चुनाव है वो किसी भी हालत में करा लिए जाएंगे। तो उनके इस स्टेटमेंट को दर्ज करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने अगली तारीख याचिका को लंबित करते हुए 16 अप्रैल की तय की। देहरादून से खबर मिली, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फरवरी में पीएम मोदी की रैली कर सकती है और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि उत्तराखंड में पीएम की 3 रैली करवाने का आग्रह किया गया है। और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी पहली रैली फरवरी में करवाना चाहती है। प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है, उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी किसी भी पार्टी का टिकट दावेदार को लेकर कोई साफ रुख नहीं है। बीजेपी जहां दावेदारों को लेकर अलग से मीटिंग का हवाला दे रही है, वहीं कांग्रेस ने कैंडिडेट के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं।
लेकिन सिटिंग सांसदों को ही टिकट दिए जाएंगे। इस पर पार्टी नेतृत्व कुछ भी कहने से बच रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर चीज की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत चर्चाएं होंगी। टिकट के संदर्भ में कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं है। जब विषय आता है तो केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार की पद्धति अपनाता है उसी पद्धति के आधार पर पार्टी निर्णय करती है और निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। और मैंने कहा ना, हमारे निर्णय में केवल ध्वज भाग घोषित होता है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है। वहीं कांग्रेस ने अब 5 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जो हर सीट पर सांसद के टिकट के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी जनता की नब्ज टटोलना। बुधवार को कोऑर्डिनेटर की दिल्ली में मीटिंग भी होनी है और उसी आधार पर टिकट फाइनल करने की बात की जा रही है। टिकट वाला निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है और हाईकमान के स्तर पर कल अखिल भारतीय स्तर पर 5 कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग भी है, क्लस्टर वाइज, हर राज्य से अलग अलग, और कल से उनकी बैठकें चालू हो रही हैं। जो भी हाईकमान का निर्देश होगा उस तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि भले ही चुनावी बिगुल दोनों ही पार्टी ने बजा दिया हो, लेकिन किस सीट पर कौन दावेदार होगा, इस पर ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस कोई भी फिलहाल अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता इन दिनों जगह जगह अयोध्या से आए अक्षत कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। आर्य ने कहा है कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है और आर्य ने यह भी कहा है कि राम सभी के हैं, बीजेपी उन्हें पार्टी से बांधना चाहती है। तो ये सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है, इसको राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश के लिए बहुत खतरनाक है और धर्म के लिए भी खतरनाक है। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। मैट्रिमोनियल साइट से कोटद्वार के एक युवक के साथ 3,30,000 की ठगी कर ली गई है। दरअसल लड़की की फेक आईडी बनाकर ये ठगी की गई है। पीड़ित रघुवीर सिंह नेगी ने बताया कि वो मैट्रिमोनियल साइट पर शादी के लिए रिश्ता खोज रहा था। इसी दौरान उसे लड़की के नाम से बनी एक आईडी से मैसेज आया और मिलने की बात कही। फिर एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी को इंडियन करेंसी में बदलने के नाम पर उससे 3,30,000 रुपए ठग लिए गए हैं और इसके बाद उसने मैसेज पे जवाब देना बंद कर दिया। इसके बाद उन्हें पता चला कि उक्त आईडी जो है वो फर्जी थी। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक नाइजीरियन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। जिसपे उन्हें एक मैट्रिमोनियल साइट पे फेक आईडी बनाई गई थी, जिसके हिसाब से एक रिक्वेस्ट भेजी गई और जब रिक्वेस्ट भेजी गई तो आगे का प्रोसेस चला। तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब एयरपोर्ट पे उन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जिसके लिए उन्होंने थोड़ी पैसों की मांग की, जिसके जांच में आकर उन्होंने उनके अकाउंट में लगभग 30,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। उत्तराखंड की बेटी और उत्तरकाशी की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उनके पिता राधेश्याम कंसवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ग्रहण किया है। जैसे ही सविता का नाम बोला गया, उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। समारोह में मौजूद उनके परिवार के सदस्य सविता की मां भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और भावुक हो गई। 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतह करने गई सविता की हिमस्खलन की चपेट में आने से जान चली गई थी। एवलांच में अन्य लोगों को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की और खुद की जान न्यौछावर कर दी। 16 दिनों में 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की एवरेस्ट और मकालू चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला पर्वतारोही। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद लगातार गहरा रहा है। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहरा विवाद को सुलझाना जहां प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है, तो वहीं पर जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रभावितों ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती है।
चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद है। लेकिन अब जहां भी सेना है वहां स्थानीय लोगों के साथ विवाद लगातार गहरा रहा है। मुख्यालय से सटे 22 गांवों का रास्ता बंद होने से हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हालात तो ये है कि ग्रामीणों को अपने ही खेत खलियानों और मंदिरों तक जाना कठिन हो गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। धार्मिक स्थल है हमारे, जो हमारे पूर्वजों से पूजा हुआ जो हमारे शिव का मंदिर है, वहाँ पर रास्ते रोक दिए जा रहे हैं, गांव घर के रास्ते रोक दिए जा रहे हैं। कितनी बार हम जिला महोदय को भी पत्र दे चुके हैं, ब्रिगेड कमांडर से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं। सेना गोचर, पनघट और मंदिरों को जाने वाले रास्तों की लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। हालात तो ये है कि प्रशासन के दखल देने के बाद भी सेना के अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। 22 गाँव के लोगों का सेना के साथ धारचूला में भी विवाद गहरा रहा है। यहाँ लोग सेना को लीज में दी गई जमीन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम एक देश के नागरिक हैं, कॉमन इंटेंशन है राष्ट्र को आगे ले जाना, हर एक की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कहीं पर विवाद है। जो छुटमुट बातें कभी कभी जरूर हो जाती हैं, कुछ नियम कड़े होते हैं, मेरी नज़रों में और जगहों का भी है, कई जगहों की ऐसी बातें हैं। भी हमारी सिविल मिलिट्री लिजनिंग की मीटिंग्स भी होती हैं, इसमें CS साहब भी प्रिपरेशन करते हैं, ऑनरेबल CM साहब के लेवल पे होती है, उसमें भी इन मुद्दों को रखा जाता है। और अगर कोई इसमें ऐसा लगता है कि इसको एस्केलेट करने की आवश्यकता है ऊपर, तो उसमें भी इसको रखा जाएगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना को जमीन की भी जरूरत है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों का भी हल निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तय है कि पक्ष विपक्ष और स्थानीय लोग इस मुद्दे पर जल्द ही आर पार जंग में कूदते नजर आएंगे। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की जैती के जाख गांव में गुलदार तार में फंस गया। खेतों के पास से गुलदार फंस गया था, जिसके बाद गांव के लोगों ने इसकी सूचना विभाग को दी। वहीं पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। दरअसल गांव में किसानों ने जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए तार लगाए और उसी तार में गुलदार फंस गया। रामनगर के धनगढ़ी में बरसाती नाले में पुल बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो रही है और पुल बनने से बरसात के दिनों में स्थानीय लोगों के साथ साथ आने जाने वाले पर्यटकों को भी फायदा होगा। गढ़वाल और कुमाऊं को रामनगर से जोड़ने वाले धनगढ़ी बरसाती नाले पर फिर से पुल बनाने की कवायद शुरू हो गई है और इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले इस पुल को वुड हिल नाम की कंपनी बना रही थी, लेकिन कंपनी की लेट लतीफी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की आपत्ति के चलते पुल का काम अधर में लटक गया था। सारी चीजें सॉर्ट आउट होकर अब टेंडर हो चुका है और इसका रिवाइज एस्टिमेट बन के मंजूर हो चुका है। अब ये पुल का निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, उसके कंपनी के बॉन्ड वगैरह बनेंगे और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। ये खुशखबरी है हमारी स्थानीय जनता। इस पुल को बनाने के लिए अब अनुमति दे दी गई है और 15 फरवरी तक यहाँ काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इस पुल का काम शुरू होने के बाद से 1.5 साल में इसे पूरा करना होगा। 17.5 करोड़ के आसपास की इसकी टेंडर कॉस्ट होगी। तो अब उसके बाकी बॉन्ड की कार्यवाही चल रही है और बॉन्ड बनते ही जल्दी उसकी कार्यवाही जो है काम शुरू कराने की कर रही जा रही है। लगभग 1 महीने के आसपास हम मान के चल रहे हैं, बाकी जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। धनगढ़ी बरसाती नाले में हर बरसात में हादसे होते रहते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं नाले में पानी आ जाने के बाद यात्रियों को कई घंटे यहाँ जाम में फंसना पड़ता है। ऐसे में पुल बनने से इन समस्याओं का निदान हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आज टिहरी जिले के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अल्मोड़ा में जिला योजना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक टीएम ने ली है और जिले भर के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। रामनगर में राज्य आंदोलनकारियों ने फ्री होल्ड की दरों को बढ़ाए जाने के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और बढ़ाए हुए रेट वापस देने की मांग। रामनगर के सुंदरखाल के वन ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की तैयारी कर ली है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली है। बागेश्वर में ऐतिहासिक झूला पुल खोलने की मांग को लेकर व्यापारियों ने बंद रखा है और पूरे शहर में रैली निकालकर प्रशासन का पुतला दहन किया। पिथौरागढ़ में गौड़ी हाट डोडी रोड बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया और साथ ही रोड नहीं बनने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का बागेश्वर में भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उससे पहले बीकेटीसी ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव जोशीमठ भगवान नरसिंह के मंदिर में ध्वजा लगाई। देहरादून में राम मंदिर के लिए अक्षत कलश यात्रा पहुंची है तो लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। बागेश्वर में गरुड़ के राजकीय आदर्श विद्यालय में भोजन माता पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है जिसमें कि प्रेमा देवी ने पहला स्थान हासिल किया। आगे भी खबरें जारी हैं और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।